जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन 30 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। 30 अप्रैल 2023 को शेड्यूल्ड है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, जिसको बनाने से आप लोग कम से कम दिमाग में ये रख के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहने वाला है। फुल स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग को बना के एग्ज़ाम में जाना है, ये हम लोग सीखते हुए इस वीडियो में मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पूछे गए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। देखो, पिछला एग्ज़ाम जो है वो 2016 में हुआ था, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का। ठीक है, तो 7 साल बाद फिर से मौका मिला है आप लोग को, तो छोड़ना नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। देखो, 7 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है और टोटल 550 सीट के लिए ये एग्ज़ाम है। ठीक है, 550 सीट पे फाइट होनी है। 189 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। देखो, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक वैकेंसी का आना, और उस एक तो बहुत समय बाद आता है, और उसमें अगर आप पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं तो फिर वो दोबारा कब आएगा नहीं आएगा इस बात को कोई नहीं जानता। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2.25 घंटे का था। ठीक है, 2.25 घंटे का था 100 नंबर। इस बार 2 घंटे का ही रहने वाला है। ठीक है, और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 5 सेक्शन इसमें हैं। आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा रीजनिंग और मैथ, उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, फिर आपका कंप्यूटर का नॉलेज। ठीक है, 5 सेक्शन होने वाले हैं। पिछली बार भी यही सब थे, और लगभग 20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे गए थे। कोई निगेटिव मार्किंग पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर पूरा बनाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 10 क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो उसको आप तुक्का मार के आ सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होना है, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरे तरीके से तैयार होकर जाना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 1664, मतलब कि सिंपल ये कहना चाह रहा है कि 1664, रुको पेन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए। ठीक है, देखो 1664 1664 ऑफ मतलब होता है का 7/10 का कितना 5/6 का 3/4, इसी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का साधारण सा सवाल है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, इसमें काटकूट ही करना है। ठीक है, 3 से 6 काट लो 2 बार में, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। अब देखो 16 है और 64 है, मतलब 16 से तो ये कटेगा ही। 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 दूना 4 चौका 16, 16 से डायरेक्ट इसको काट लो। 16 एकम 16, 0, 16 चौका 64। 104 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 एकम 7। आंसर क्या आ जाएगा? 728। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। आया बात समझ में? जरूरी नहीं है कि 2 से काटते रहें फिर छोटा कर करके टाइम बर्बाद करें। अगर दिख रहा है कि 16 से कट रहा है तो सीधे हम लोग गुना करके एक अंक से काट सकते हैं। ठीक है, जिससे बड़े से कटता हुआ दिखे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट ऑफ 12 कैबिनेट एंड 16 ड्रेसर इज 18,936। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 कैबिनेट एंड 12 ड्रेसर। देखो 12 कैबिनेट और 16 ड्रेसर का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, 12 कैबिनेट प्लस 16 ड्रेसर का मूल्य दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है भाई? 18,936। ठीक है, 18,936 दिया हुआ है। और पूछा क्या जा रहा है इसमें? पूछा ये जा रहा है कि 9 कैबिनेट और 12 ड्रेसर का मूल्य क्या होगा। 9 कैबिनेट प्लस 12 ड्रेसर का मूल्य क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि कैबिनेट की संख्या 12 है और 9 है ना, और ड्रेसर की संख्या 16 है और 12 है। मतलब कि अगर आप लोग इसको काटें तो 3 चौका 12, 3 तिया 9,
और इसको 4 से अगर काटे, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, मतलब 4/3 4/3 का अनुपात दिख रहा है यहाँ पे, 4:3 के अनुपात में संख्या दी हुई है। मतलब कि अगर इस ऊपर वाले इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन को अनुपात किया जाए तो 4:3 का हिसाब किताब बनता है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले इक्वेशन को इस नीचे वाले इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो इसको हम लोग 3/4 से अगर गुना कर दें तो काम बन जाएगा। क्यों, आप करके देख सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि हम लोग 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं 12 को, तो 4 तिया 12 आएगा और 3 तिया 9 कैबिनेट बनेगा। 4 से 16 काटोगे तो 4 चौका 16 आएगा और 4 तिया 12 ड्रेसर बनेगा। तो 9 कैबिनेट 12 ड्रेसर का मूल निकल आएगा अगर 3/4 से हम लोग गुना कर रहे हैं तो भाई उस तरफ अगर 3/4 से गुना किया तो इस तरफ भी 3/4 से गुना करो। तो कहने का मतलब है कि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप एग्जामिनेशन हॉल में सीधे इतना लिखेंगे रफ करने के लिए, बस ये कि 18,936 को 3/4 से गुना करना है। आए बात समझ में। अब 4 से देखो इसको काट लेना है, 4 से काटेंगे 18 को तो 4 चौका 16, ठीक है, 17 18, 4 सते 28, 1 29, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 4734 गुना 3। अब देखो 4734 गुना 3, ये 4 और तिया 12 का 2 पीछे नजर आना चाहिए जो केवल ऑप्शन सी और डी में है। तो ए और बी तो होने से रहा। अब देखो 47 को अगर 3 से गुना करोगे ना, 47 को अगर 3 से गुना करोगे तो ये 150 से कम ही आएगा। जैसे अगर ये 4734 नहीं होके अगर 5000 भी होता, सीधा सीधा सोचो, तो ये क्या आता गुना होके 15,000 आता। तो कहने का मतलब कि आगे के 3 डिजिट जो है वो 150 से कम होने चाहिए, क्योंकि ये 47 है, 50 से कुछ कम, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आया बात समझ में। 16,832 नहीं होगा, 16 से ऊपर नहीं जा सकता, 15 से कम ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर ये बात नहीं सोच पा रहे हैं अप्रॉक्स करने वाला बात, तो सीधे आप गुना करके भी आंसर ला सकते हैं कि भाई 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 का 0, बाकी 1, 7 तिया 21 और 1, 22 का 2, बाकी का 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14,202 इसका आंसर आ गया। आया बात समझ में। ऐसे गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी समय बचाने का मौका मिल जाए कि 2-4 सेकंड किसी एक क्वेश्चन में बच रहे हैं तो बचाना चाहिए। वैसे तो देखो ये एग्ज़ाम आसान रहने वाला है क्योंकि केवल 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, बाकी सब जीके जीएस ये सब तो 10-10 15-15 सेकंड में आंसर टिक लग जाता है, उसमें तो दिमाग लगाने का है नहीं। ठीक है, जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो सब रीजनिंग नहीं, जीके, इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो है कंप्यूटर, 10 से 15 सेकंड में आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मैथ में केवल 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट उसके लिए, और टोटल टाइम है 2 घंटा, तो बहुत सफिशियंट है कि अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर आप 30 मिनट भी ले लेते हैं, बहुत धीमा बनाते हैं, 30 मिनट भी ले लेते हैं, तो भी आपके पास पूरा 1.5 घंटा है। 1 घंटा 30 मिनट है, 90 मिनट है ना, 90 मिनट है बाकी के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बहुत आराम से बना के और सोने का भी समय मिल जाएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ कैंटीन रिक्वायर्स 84 kg ऑफ व्हीट फॉर 7 days। हाउ मच kg ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून। देखो इसका हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जो लोग हिंदी से ही मैथ को पढ़ते हैं उन लोगों के लिए हिंदी में अलग से लिख दिया है मैंने, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अवेलेबल था मेरे पास, तो इसलिए देखो कहा जा रहा है कि कैंटीन को 7 दिनों के लिए 84 किलोग्राम गेहूं चाहिए। ठीक है, 7 दिन के लिए कितना चाहिए भाई, 7 दिन के लिए चाहिए 84 किलोग्राम गेहूं। ठीक है, और मई जून में देखो, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, तो टोटल कितने हैं 61 दिन। तो 61 दिन में कितना खपत होगा ये पूछा जा रहा है, कितना गेहूं की आवश्यकता होगी 61 दिन के लिए। तो देखो 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम चाहिए, तो एक दिन का निकालोगे तो 84/7 करना होगा,
7 से 84 कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। एक दिन में 12 किलो गेहूं लग जाता है कैंटीन में, ठीक है। तो 61 दिन में कितने गेहूं चाहिए भाई? तो 61 गुना 12 करना है। अब एक एक अंक करके गुना करने का जरूरत नहीं है, 12 का पहाड़ा आता है, सीधे गुना करो। 12 एकम 12 का 2, बाकी 1, 12 छक 72 और 1 73। आंसर आ गया कितना? 732 किलोग्राम गेहूं चाहिए मई और जून महीने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। आप लिख लिख के अब 61 और 12 लिख के एक एक अंक करके गुना कर रहे हैं तो वो फिर गलत बात है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि 2 अंक की संख्या को डायरेक्ट गुना कर सकें, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सुरेश कंज्यूम्स 450 ml ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल ही कंज्यूम इन 2 वीक, ठीक है। देखो यहां क्या कहा जा रहा है कि सुरेश जो है वो 450 मिलीलीटर दूध रोज पीता है, 2 सप्ताह में कुल कितना लीटर दूध पिएगा? देखो भाई यहां भी अप्रोक्सीमेशन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 450 मिलीलीटर दूध पी रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 500 मिलीलीटर होता है आधा लीटर, है ना। आधा लीटर को हम लोग 500 मिलीलीटर कहते हैं। तो अगर 14 दिन वो आधा लीटर भी पीता तो 7 लीटर दूध बनता, मतलब पीता 7 लीटर दूध पीता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो होगा नहीं, सी में 7 लीटर से बहुत ज्यादा है, ए बहुत कम है, तो ए और सी नहीं होगा। बचा कौन? बी और डी, जो 7 लीटर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये 500 मिलीलीटर तो पी नहीं रहा था। कितना पी रहा था? 450 मिलीलीटर। अब देखो कितना कम है? 50 मिलीलीटर रोज का कम है, 50 ml रोज का कम है। तो भाई 14 दिन अगर वो 50 मिलीलीटर रोज कम पीता है तो आप बता सकते हैं कि 14×5 = 100, मतलब 0.7 लीटर वो कम पिएगा। तो 7 लीटर में से 0.7 लीटर कम, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं सोचना चाहें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक दिन में कितना? 450 ml, तो 14 दिन में कितना होगा? 450 ml गुना 14, ये ml हुआ। और ml को अगर कोई लीटर में बदलना चाहे तो 1000 से भाग देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दे लो, 0 से 0 काट लो। अब देखो 14 को 45 से गुना करना बहुत आसान है, इसलिए पहले हम लोग गुना भी कर सकते हैं, काटने का मन हो तो काट भी सकते हो, ठीक है। तो चलो काट ही लेते हैं पहले। 2 से काट लो, 7 बार में 14, 2 से 200 कटेगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार में। 5 से काटोगे तो 10 आएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 9 आएगा। 9 सते 63/10 लीटर इसका उत्तर आ रहा है। 63/10 लीटर मतलब कि 6.3 लीटर हुआ आंसर। 14 दिन में 6.3 लीटर कंज्यूम करेगा। आया बात समझ में? दोनों तरीका है, डायरेक्ट गुना कीजिए या फिर मुजमानी बनाइए इस तरीके से सोच के, ठीक है। दूसरा क्या है? देखो एक क्वेश्चन ये है, ये मेरे ख्याल से गलत छप गया था क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि अगर आप यहां पे ऐसे सोचें कि x ऑफ, कलम को थोड़ा सा और मोटा कर लिया जाए, ठीक है, चलो x ना हुआ और थोड़ा मोटा कर लिया जाए, ठीक है। देखो x ऑफ कितना? 650 जोड़ 844 बराबर 1000। अगर ये केवल यहां पर x रहता तो फिर यहां पे आंसर आएगा नहीं। आप इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां से इधर घटाओगे तो 156 आएगा, फिर 650 नीचे दोगे तो भिन्न में तो कोई उत्तर है नहीं। तो यहां पर मिस कर रहा है ये प्रतिशत का चिन्ह, यहां पर एक प्रतिशत का चिन्ह होना चाहिए था। इस क्वेश्चन मार्क के बगल में एक प्रतिशत का चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है, या 650 के बगल में प्रतिशत का चिन्ह देना चाहिए था। एक प्रतिशत के चिन्ह की कमी है, ठीक है। तो अब यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। x/100 ऑफ 650
बराबर कितना, ये 844 1000 में से आके घटेगा तो क्या बनेगा 156। अब देखो ये 650 अगर नीचे गया तो x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 156 बटा 650। ये नीचे वाला 100 जो है इसको भी अगर उस तरफ भेज दोगे ऊपर गुना में 100 तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है, और 5 से काटे इसको 2 बार में, 5 से ये 13 बार में कटेगा, 13 के पहाड़ा से 156 कट जाएगा कितनी बार में भाई, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, तो 12 गुना 2 कितना आ गया 24। तो x का मान कितना होना चाहिए 24। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर होना चाहिए कितना 24, और बगल में एक प्रतिशत का चिन्ह इसको रखना चाहिए था क्वेश्चन में ही, जो ये नहीं रखा है, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स होते रहते हैं एग्जाम में, और अगर ऐसी गलतियां होती है तो विद्यार्थी को पूरा नंबर दे दिया जाता है, भले वो बनाया ना बनाए, ठीक है। आया बात समझ में। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 6 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉय कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। एक काम 6 लड़का 42 घंटे में पूरा करता है तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो भाई एक MDH फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, M1 D1 H1 बटा W1 है ना, बराबर M2 D2 H2 बटा W2 है ना, MDH फॉर्मूला, ठीक है। जिस तरीके से MDH मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जी में, उसी तरीके से काम और समय के सवाल में ये MDH फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भूलना नहीं है, असली मसाला यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, केवल लड़कों की संख्या और घंटे दिए हुए हैं, तो बस उसी को लेना है, मैन और डे, ठीक है। मैन के बदले बॉय है यहाँ, तो 6 लड़के 42 घंटे में जितना काम करते हैं, 14 लड़के कितने घंटे में उतना काम करेंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई 14 से 42 काट लो 3 बार में, यहाँ 6 या 18 निकल के आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में। बस इतना सा काम करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, बस इतना ही रफ वर्क होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो देखते के साथ आंसर आपका लग जाएगा। अब देखो अभी ये 67 नंबर क्वेश्चन है, ये 61 62 63 ये एग्जैक्टली वही नंबर चल रहा है जो क्वेश्चन पेपर में था, 61 से लेके 80 तक जो है मैथ के क्वेश्चन थे। ए ट्रक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे में कुछ दूरी तय करता है 70 किलोमीटर पर आवर के चाल से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर मोर देन द ट्रक इन सेम टाइम। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कलम इस पेज में मोटा हो गया, पता नहीं क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रक जो है, एक ट्रक वो एक निश्चित दूरी को, एक ट्रक एक निश्चित दूरी 12 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो भाई दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, चाल गुना समय, है ना। दूरी बराबर कितना है, चाल गुना समय, तो चाल है 70 किलोमीटर पर आवर और 12 घंटे का टाइम लिया, तो 12 सते 84 840 किलोमीटर की दूरी ट्रक तय कर रहा है। अब पूछा जा रहा है कि उस कार की औसत चाल क्या होगी जो ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी उतने ही समय में पूरा करती है। तो ट्रक जो दूरी तय कर रहा है 840 किलोमीटर, उससे 120 किलोमीटर और अधिक दूरी तय होना चाहिए, मतलब कितना हो गया 960 किलोमीटर तय करेगा ये कार, और उतने ही समय में मतलब 12 घंटे में। तो कार की चाल, ठीक है, कार की चाल, कार का चाल कितना हो जाएगा भाई 960 किलोमीटर बटा में 12 घंटा, 12 से 960 80 बार में कट जाएगा, है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो अभी तक 7 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि प्रतिशत के क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर
ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर ये जो है सिंपल गुना करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये आपका काम समय का हो गया, और ये चाल दूरी का, ठीक है। इसके आगे देखो, अभी प्रतिशत के कई सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में मैं देख रहा था कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है प्रतिशत के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस चीज को देखते हुए चलिएगा। पीछे तो नहीं था, आगे आएगा अभी, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी 8 संख्याओं का औसत 474 है ना। मिसिंग नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 8 नंबर्स इज 474, ठीक है। देखो, औसत में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कुल योग जो होता है, कुल योग, ठीक है, कुल योग वो होता है औसत गुना संख्या। तो औसत है भाई कितना, 474, और कुल संख्याएं हैं 8, तो टोटल योग आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 8 चौका 32 का 2, बाकी का 3, 7 अठे 56, 57 58 59, ठीक है, 59 का 9, बाकी का 5, 8 चौका 32 और 5 37, 3792 है कुल योग। और बोला जा रहा है कि ये जो संख्या लुप्त है उसको निकालिए। तो भाई ये लुप्त संख्या निकालने के लिए ये कुल योग में से बाकी 7 संख्याओं का योग अगर हम लोग घटा दें तो मिल जाएगा। देखो, इसका ये भी तरीका लोग अपनाते हैं, आप लोग को पहले बता दें कि इस 474 जो औसत है उससे बारी बारी से सबको घटा के उसका डेविएशन निकालते हैं कि कौन सी संख्या कितनी कम हो रही है, कितना ज़्यादा हो रहा है, फिर उनको जोड़ के फिर एग्जैक्टली निकालते हैं कि टोटल कितने का फर्क पड़ा, उस तरीके से निकालते हैं। लेकिन मेरे को पर्सनली वो तरीका पसंद नहीं, क्योंकि इतनी बार घटाना और जोड़ना वो मिला जुला के हिसाब बराबर पड़ जाता है। तो सीधा यहाँ पे गुना किया जाए और इन सब का जोड़, देखो जोड़ भी हॉरिजॉन्टल सम करना है, क्षैतिज रूप में ही जोड़ना है, लिख के जोड़ने का जरूरत नहीं है। देखो 3 8 3 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 और 5 35 का 5 यहाँ पर नीचे आएगा, बाकी के 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और पीछे सभी में 0 है, तो 12 का 2 यहाँ लिख दो, बाकी का 1 है ना, बाकी का 1। अब 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 8 29 और 1 30, तो 30 25 यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये घट के कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 2 गया 6, और 7 में से 0 गया 7, तो 767 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले कुल योग निकाल लिए हम लोग औसत में संख्या गुना करके, और उसमें से बाकी सभी संख्याओं का योग को घटा दिया गया, तो कुल योग मिल गया। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में तन्वी की आयु विशाल की दुगनी है। देखो आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि तरुण की आयु विशाल की आयु की दुगनी है, ठीक है, देखना ध्यान से। तरुण जो है उसकी आयु विशाल की आयु की दुगनी है, और तन्वी की आधी है, मतलब ये तरुण जो है ये तन्वी की आयु की आधी भी है। तो भाई सीधा सा बात है, अगर विशाल का आयु 1 मानोगे, ठीक है, विशाल का आयु अगर 1 मानोगे तो तरुण का आयु क्या होना चाहिए, विशाल का दुगना, 2, 1 का दुगना 2 होना चाहिए, ठीक है, तरुण का आयु विशाल का दुगना होना चाहिए। और तन्वी का आयु जो है, ठीक है, उस तन्वी की आयु का आधा है तरुण का आयु, है ना, तरुण की आयु विशाल की दुगनी है, तन्वी की आधी है, तो तन्वी का आधा है, तो तन्वी का आयु जरूर तरुण से दुगना होना चाहिए, मतलब 2 दूना 4 होना चाहिए, तभी तो इसका आधा होगा तरुण। तो इनका अनुपात मिल गया विशाल, तरुण और तन्वी का 1:2:4। कौन कौन है भाई, विशाल, तरुण और तन्वी, इनके आयु का अनुपात मिल गया। अब बोला जा रहा है कि 4 साल बाद तरुण की आयु विशाल की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो तरुण की आयु 4 साल बाद क्या होगी, अब देखो ये अनुपात है, तो हम लोग ये कह सकते हैं अनुपातिक गुणांक x अगर लेंगे
तो 2x होगा तरुण का आयु, है ना, और 4 साल बाद इसमें 4 साल बढ़ जाएंगे, और 4 साल बाद ये जो तरुण का आयु हुआ ये विशाल की आयु की 1.5 गुनी है। तो विशाल का आयु 1 था तो x से गुना करोगे तो x और प्लस 4 साल बाद विशाल भी तो 4 साल बड़ा हो जाएगा, इसका 1.5 गुना है, मतलब 3/2। अब इसको देखो सिंपल सॉल्व करोगे अगर तो क्या नजर आएगा भाई, 2 दूना 4x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 4 तिया 12। 3x इधर आके घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4। अब x का मान अगर 4 आ गया तो हम लोग सभी का आयु निकाल सकते हैं, तरुण, विशाल, तन्वी, जो भी है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तन्वी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो तन्वी की वर्तमान आयु जरूर 4x होनी चाहिए, क्योंकि विशाल को x माना था, तरुण को 2x माना था, है ना। तो तन्वी की आयु क्या हो जाएगी 4x, मतलब 4 चौका 16 साल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रशांत इनकर्ड ए लॉस ऑफ 75% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹6800। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने से 75% की हानि होती है, तो क्रैमुल बताइए। देखिए 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात तो ये कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको लाभ हानि का सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो फिर लाभ हानि का अलग से फॉर्मूला याद रखिए। देखो सिंपल सी बात है, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से लाभ हानि सॉल्व करने के लिए आप लोग को बताया हुआ है मेरे चैनल पे ही, जो भी लाभ हानि का शुरू हुआ है उसमें हम लोग ये कर चुके हैं, और प्रतिशत के लेक्चर में भी कई जगह पे आया है। ठीक है, तो जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इस एग्जाम के पहले तो जरूर ही बहुत 10 लेक्चर हैं प्रतिशत के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु बहु क्वेश्चन सेम टू सेम आपको उन सब में मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो क्रैमुल जो होता है ना, अभी प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट से आप लोग को बता रहे हैं, हमेशा अपने आप में 100% होता है। अब देखो 75% की हानि हो गई अगर बेचने से, तो विक्रैमुल क्या हो गया, जरूर 25% रह गया होगा। 100% क्रैमुल है, 75% लॉस हो गया, तो विक्रैमुल क्या होगा, इन दोनों को घटाने से मिल जाएगा, 25% रहा होगा विक्रैमुल। और जो विक्रैमुल दिया हुआ है कितना 6800। तो ये हुआ विक्रैमुल की बात। पूछा जा रहा है वस्तु का क्रैमुल क्या होगा, तो वस्तु का क्रैमुल होता है अपने आप में 100%। क्या होता है 100%। तो भाई जब 25% का मान है 6800, तो 100% का मान निकालना कौन सा मुश्किल काम है। 25 का 4 गुना 100, तो 6800 का 4 गुना यहाँ कर देने का जरूरत है। 2 जीरो इधर आएगा, और 8 चौका 32 का 2, बाकी 3, 6 चौका 24, 25, 26, 27, 27,200 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना लाभ हानि का विचार किए हुए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्रैमुल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्रैमुल सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100। ठीक है, विक्रैमुल गुना 100 बटा में 100 घटाओ हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि भाई 6800 गुना 100 बटा में 100 घटाओ लॉस परसेंट, मतलब लॉस कितना था 75%, 100 में 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, ये होगा। अब 25 से 100 को काटोगे 4 आएगा, 4 से 6800 को गुना करोगे तो वही आंसर आ जाएगा 27200। तो आया बात समझ में। दोनों तरीका आप लोग देख चुके हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखो 58,750 रुपये 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतना रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है। देखो भाई साधारण ब्याज का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें ब्याज का दर पूछा जा रहा है, तो ब्याज का दर पूछा जा रहा है। अगर आप इन दोनों को घटाएं तो 4 साल में क्या ब्याज मिला ये मिल जाएगा, है ना। 79900 में से अगर 58750 घटाएंगे तो 4 साल में क्या ब्याज मिला ये मिल जाएगा। 50, 9 से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, है ना।
यहाँ 9 में से 7 नहीं, 8 में से 7 गया, तो 21150 यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 4 साल में। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड। ठीक है, देखो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा में मूलधन प्रिंसिपल गुने दर। दर तो निकालना ही है, टाइम आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही ड्राइव होके आया है। ठीक है, उसी को इधर उधर करने से ही मिल जाता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 21150 गुना 100 बटा में मूलधन क्या दिया हुआ है भाई, मूलधन हो गया 58750 गुना टाइम कितना है, 4 साल, 4 ईयर। ठीक है, अब इसको काट कूट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे इसको काटेंगे आसानी से, 0 से तो 0 कट गया, इधर 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, है ना। यहाँ देखो पीछे 75 है, तो 25 के पहाड़ा से तो ये कटेगा ही, 25 का पहाड़ा बहुत आसान होता है, काट लो उससे। 25 दूना 50, 8 पर 7 87, 25 तिया 75, 12 87, 125, 25 25 125, 235 इधर नजर आया, है ना। अब देखो 5 से कटता हुआ दोनों दिख रहा है, अगर 235 से नहीं समझ में आ रहा हो कि कटता है, तो 5 से कटता हुआ तो दिख रहा है 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 423। 5 से इसको काटोगे तो 5 चौका 20 और 5 सते 35। देखो 47 से 423 कटेगा, क्योंकि 47 दहे होता है 470, इससे ये 47 कम नजर आ रहा है, नहीं 6 में से 4 गया 2, 423, तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 47 से 423 9 बार में कट रहा है, आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का भी दिखा, आयु संबंधी प्रश्न यहाँ दिखे, काम समय का सवाल दिखा है। ठीक है, और देखो किस तरह क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ ए डे इज 45 मिनट, मतलब 45 मिनट जो है वो एक दिन का कौन सा हिस्सा है, भिन्न में निकालना है इसको। ठीक है, भिन्न बताना है, तो भाई 45 मिनट है, और एक दिन का मतलब होता है कितना, 24 घंटा। तो 24 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से और गुना कर दो। अब इसको हम लोग काट सकते हैं बहुत आसानी से, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। 3 से 24 कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, मतलब ऊपर नजर आया 1 और नीचे क्या नजर आया, 8 चौका 32, तो नीचे 32 ऊपर 1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, 1/32। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत आसान से सवाल लग रहे होंगे आप लोग को अभी तक। वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान क्या है, तो भाई जिसको पता होगा वो देखते के साथ बता देगा, ऑप्शन नंबर बी है, और जिसको नहीं पता होगा वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि याद ना हो तो आप एग्जाम में निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए हैं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो जब वो लोग नहीं निकाल पाए तो एग्जाम में बैठ के आप कहाँ से निकालेंगे। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि पाई का मान होता है 3.14। आया बात समझ में। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीता की आय सीता से 25% अधिक है, सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सा बात हम लोग ये करते हैं कि अगर 25, देखो वैसे तो बनाने को बना भी सकते हो, इधर मीता है इधर सीता है, मीता की आय सीता से 25% अधिक है, तो भाई सीता अगर 100 है तो मीता 125 होगी, 25% अधिक है। अब पूछा जा रहा है सीता मीता से कितना कम है, तो 25 कम है, तो 25 गुना 100 और बटा में कितना, बटा में किसका आएगा, सीता की आय मीता से कितना कम है, तो जिससे पूछा जाता है वो नीचे आता है, 125 आएगा नीचे, है ना। प्रतिशत में ये चीज़ आप लोग को बताया जा चुका है। 25 से 125 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 20%। देखो इसका कई लड़के लोग ये भी फॉर्मूला याद रखते हैं कि भाई 25% अधिक दिया हुआ है तो 25 ऊपर लिखो, गुना 100 करो,
फिर बटा में 25% कितने प्रतिशत कम है पूछा जा रहा है, तो भाई नीचे में 100 में 25 जोड़ दो, या 25% अधिक ऑलरेडी दिया हो तो 25 जोड़ दो। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे जोड़ के उत्तर करें कि घटा के उत्तर करें, वो तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। नहीं तो एक ऑप्शन आपका 33.1/3% भी होता है, ठीक है, और रहता ही रहता है, और गलत मार के लोग आते ही आते हैं, ये भी तय है। तो इसलिए याद मत रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, ट्रिक सॉल्व करने में लगाना है, रट के ट्रिक नहीं याद रखना है, वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे, जिसको हम लोग याद करते हैं उसको भूल जाते हैं, जिसको समझ लेते हैं उसको कभी नहीं भूलते, है ना। तो ये हुआ बात प्रतिशत का। इसको और भी तरीके से बनाने के लिए प्रतिशत के लेक्चर्स में आप लोग को बताया हुआ है, x + y + xy बाई 100% वाले फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाया है। तो आप लोग उस लेक्चर को देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 तरीके से बताया हुआ है उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 0.003 इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके समान है ये पूछा जा रहा है। मतलब कि ये जो 0.003 है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन प्रतिशत में है। तो भाई 0.003 को अगर चेंज करना चाहते हो तो 3 के बटा में क्या लिखोगे, 3 के बटा में लिखोगे 1000। क्यों? क्योंकि दशमलव के पीछे 3 अंक है तो 3 0 आएगा। और प्रतिशत में बदलने का तरीका आप लोग को बताया है कि 100/100 से गुना कर देते हैं और नीचे वाला 100 को बचा के रखते हैं। 2 0 कट गया, 3/10 का मतलब होता है कितना, 0.3, और नीचे वाला जो 100 है वही प्रतिशत का चिन्ह बनता है। तो ये तो हुआ इसको बनाने का तरीका। लेकिन देखो, प्रतिशत की शुरुआत के लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में आप लोग को बताया था कि जब 0.003 है, ये दशमलव भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है तो इस दशमलव को 2 अंक आगे मतलब दाईं ओर खिसकाते हैं। तो 2 अंक दाईं ओर खिसकाओगे तो 0.3 नजर आएगा और बगल में प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। और प्रतिशत से अगर दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका ट्रिक, याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, ठीक है। 20:21 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखो अभी एक ही लेक्चर हुआ है मेरे लाभ हानि का, लेकिन इस टाइप का मिलता जुलता एक सवाल आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे जो भी लेक्चर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, बहुत फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन आपको एकदम पढ़े पढ़ाए हुए लगेंगे उसमें, ठीक है। देखो यहाँ सीपी और एसपी का अनुपात 20:21 दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंट पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, आप लोग को ये बताया हुआ है कि जब अनुपात में दिया हुआ हो और कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो तो सीधे अनुपात वाले को ही हम लोग मान ले सकते हैं। मतलब क्रैमुल 20 मान लो, विक्रैमुल 21 मान लो। तो भाई यहाँ पे गेन कितना हो जाएगा, गेन क्या हो जाएगा, विक्रैमुल घटाओ क्रैमुल, 21 घटाओ 20, गेन कितना हो गया, 1 का गेन हो गया। गेन गुना 100 और बटा में क्रैमुल, क्रैमुल कितना है 20, तो 20 नीचे लिख दो। 20 से 100 कट गया, 5 बार में आंसर आ गया 5%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हुआ बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक क्वेश्चन है सीरीज का, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पास फॉर्मूला होना चाहिए 1 से लेके n। देखो संख्या पद्धति भी आप लोग को बताया जा चुका है, उसमें भी 10 से 11 लेक्चर हैं और उसमें भी सीरीज का सम कैसे करना है ये आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, 1² + 2² + 3², इस तरीके से n² तक का सम जो होता है उसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। n तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसको कहते हैं, ठीक है। n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 ×
2n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें 5 से लेके 10 तक का पूछा जा रहा है, तो भाई हम लोग 1 से 10 तक का वर्ग का योग में से अगर 1 से लेके 4 तक के वर्गों का योग हम लोग घटा लेते तो काम बन जाता है ना। तो 1 से लेके 10 तक का वर्गों का योग, देखो 1 स्क्वायर से लेकर के 10 तक के वर्ग के योग में से हम लोग अगर 1 के स्क्वायर से लेके 4 तक के वर्गों का योग अगर हम लोग माइनस कर देते तो 5 से 10 का मिल जाता। ठीक है, तो 10 तक के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक के वर्गों का योग। इस फॉर्मूला में n के जगह अगर 10 रखोगे तो क्या नजर आएगा भाई, देखो 10 गुना n इंटू n+1, 10 गुना 10 जोड़ 1 11 गुना कितना 2n+1, मतलब 10 गुना 20 और 1 21 बटा में 6। ठीक है, ये तो 10 तक का हो गया, और 4 तक का योग करना है तो n का मान यहाँ 4 रखो। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, 4 तक के वर्गों का योग, तो n बराबर 4 गुना 4 जोड़ 1 कितना हो गया 5, 4 जोड़ 1 5 गुना 4 दूना 8 1 9 है ना। यहाँ देखो 2n+1, तो 4 दूना 8 1 9 बटा में 6। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 6 या तो सब में से कॉमन ले लो या फिर काट के छोटा कर लो, जैसे सुविधा हो। तो देखो यहाँ पे हम लोग काट ही लेते हैं, 3 से ये 7 बार में कट गया, 6 कट गया 2 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब देखो यहाँ भी हम लोग 3 से 9 काट सकते हैं 3 बार में, 6 कट गया 3 दूना 6, 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो 11 सतह 77 में से घटाना होगा कितना, 3 दूना 6, और 77 में से 6 घटेगा तो आएगा 71, और इसको अगर 5 से गुना कर दे तो 5 एकम 5 और 7 पचे 35, 355 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आए बात समझ में। इस तरह का सीरीज का सवाल आए तो कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट एंड देयर टीचर इज 16 ईयर। ठीक है, 9 स्टूडेंट 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक का औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत उम्र 19 वर्ष है और अंतिम 5 का 10 वर्ष है ना। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज 19 ईयर एंड दैट ऑफ लास्ट 5 इज 10 ईयर। द टीचर एज, टीचर का एज पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। बोला जा रहा है कि 9 स्टूडेंट प्लस टीचर, एक टीचर का एवरेज एज है 16। तो अभी अभी पीछे औसत का एक सवाल और आया था, उसमें बताया था कि कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्या से गुना कर देते हैं। तो भाई औसत है 16 और टोटल संख्या 9 विद्यार्थी एक टीचर मिला के 10 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 160, है ना। अब देखो प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत उम्र है 19, तो 19 औसत उम्र है 4 विद्यार्थी का, तो 4 विद्यार्थी का योग कितना हो जाएगा 19 चौक 76। अंतिम 5 विद्यार्थी का औसत उम्र है 10 साल, तो 10 में 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 50। 10 विद्यार्थी का योग 5 विद्यार्थी का योग हो गया 50 साल, 4 विद्यार्थी का 76 साल। अगर जोड़ दोगे तो कितना आएगा 6, 7 6 और 7 5 14। ठीक है, 6 और 7 5 14, 7 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, 126। अब 160 में से 126 अगर घटाओगे, ठीक है, 160 में से क्या घटाना है 126। ठीक है, 126 क्या है 9 विद्यार्थियों का उम्र। अगर इसको घटाओगे तो क्या आएगा 4 और 5 में से 2 गया 3, ये क्या आ जाएगा टीचर का उम्र।
ठीक है, 9 विद्यार्थियों का उम्र हम लोग इसमें से माइनस कर दिए, टीचर का उम्र आ गया 34 साल, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 33% अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना था, उसने 125 अंक प्राप्त किए, 40 अंक से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक था कितना, ये पूछा जा रहा है ना। वही चीज कहा जा रहा है कि had to obtain 33% of the maximum marks to pass, he got 125 marks and failed by 40 marks, the maximum marks is, देखो 125 नंबर पाया, 125 नंबर पाया और 40 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, दुखी था कि 40 नंबर और आ जाते तो हम पास हो जाते, तो अगर इसको 40 नंबर जोड़ दो तो कितना बनेगा, 5 और 12 4 16, 165 नंबर आ जाता तो खुश हो जाता कि भाई हम तो पास हो गए। ठीक है, तो ये 165 नंबर क्या है, पास मार्क्स, और यही आपको दिया हुआ है कितना, 33%, 33% है पास मार्क्स। तो 33% का मान अगर 165 है तो पूछा जा रहा है क्या, मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 33 165 के नीचे आएगा नहीं। कितने क्वेश्चन में हम लोग ये काम कर चुके हैं कि पहले 1% निकालते हैं तो 33 नीचे देते हैं, फिर 100% निकालते हैं तो 100 से इसमें गुना कर देते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको नीचे लिख सकते हैं ना। अब देखो 30 25 150 होता है, 5 3 15, ठीक है, 165 इससे कट जाएगा 33 से 5 बार में। लेकिन अगर नहीं भी पता हो तो आप एक एक करके काट सकते हैं, 3 से काट लो 11 बार में, इसको 3 से काट लो, 3 5 15, 3 5 15 और 11 5 55, तो अधिकतम अंक कितना हो गया, 500। 500 नंबर का परीक्षा था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द फैमिली should affect the use of cooking oil so as not to increase the expenditure in this account is। ठीक है, बोल रहा है कि खाद्य तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, एक परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में बढ़ोतरी ना हो। अभी सीता मीता वाला सवाल बनाए थे ना, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि अगर 25% बढ़ रहा है तो 25 और बटा में 100 प्लस 25 125 कर दो और गुना 100 करो। ठीक है, 25 5 125 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, आंसर इसका बी आ जाएगा। लेकिन देखो इसको बनाने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो नीचे अभी बनाए ये अक्सर भूल जाते हैं लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, ये होता है। अब देखो ये प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो परसेंटेज में आप लोग का दिया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 4 है, देख लीजिए, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि कुकिंग ऑयल का दाम जो है 25% बढ़ गया, तो बढ़ते हुए में प्लस 25 लेते हैं। ठीक है, प्लस 25 प्लस वाई प्लस एक्स का मान प्लस 25 वाई बटा में 100, और ओवरऑल चेंज कितना है भाई। ठीक है, ओवरऑल चेंज कितना है, खर्च में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, तो ओवरऑल चेंज क्या है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ y अगर जोड़ोगे तो 100 गुना वाई 100 वाई प्लस 25 वाई, मतलब 125 वाई बटा में 100 बराबर में ये प्लस 25 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 25, और इस 25 से 125 5 बार में कटेगा, 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, तो y का मान क्या निकल के आ गया, 20 उधर माइनस में जाके गुना होगा तो माइनस 20 बनेगा, y का मान निकल के आ गया 20%, और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि कमी होगी, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में। देखो ये तरीका छोटा है लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कारगर है, बहुत तरह के क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप लोग जरूर से देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है परसेंटेज का पूरा सीरीज। कोशिश मेरा ये रहेगा कि 1-2 मिलते जुलते क्वेश्चन का एक लेक्चर आप लोग के लिए लाया जा सके, जो हाई कोर्ट में
पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड। तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।